सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल का टॉप 30 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हो गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लीज गाइज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करें, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का, तो प्लीज उसका नोट बनाइए एंड रिविजन जरूर किया करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज गाइज, मैं टॉप 30 लेकर आई हूँ आपको हाईलाइट के साथ, विद पिक्चर के साथ। मैं सारी जितना चीज हो सके इजी तरीके से मैं उतनी चीजों को अच्छे तरीके से लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर आउट हो सके। इसलिए, और ये टोटली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टोटली आपकी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा एंड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन हुआ, और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा मुखौटा नृत्य। तो ठीक है, मुखौटा किसमें पहनकर किया जाता है, किस नृत्य शैली में। तो ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मणिपुरी, या ऑप्शन डी ओडिसी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पर दिया था। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा वीवी है ये, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी वैशाली में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ में दिया था। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी नोट करते जाइएगा गाइस। तो उसके बाद आपको बता दी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा वो लुम्बिनी में हुआ था। और दूसरा आप ये याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। और तीसरा पॉइंट आप ये नोट करिएगा कि महात्मा बुद्ध का निधन कब हुआ था, तो कुशीनगर, कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ये 3 पॉइंट को याद रखिएगा गाइस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कादम्बरी के लेखक कौन है। तो बताइए कि कादम्बरी के जो लेखक है वो कौन है। तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कादम्बरी के जो लेखक है वो बाणभट्ट है, और बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट। तो पहला है आपका हर्षचरितम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि पहला पहला तो आपका है कादम्बरी, और दूसरा यहाँ पे जो है वो हर्षचरितम। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है वो बाणभट्ट के प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और प्लीज गाइस, नोट जरूर बनाते जाएगा क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा कि बाणभट्ट के दो प्रमुख ग्रंथ है, पहला कादम्बरी और दूसरा है हरिश्चरितम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि महावीर एवं बुद्ध। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महावीर एवं बुद्ध जो है दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया। तो बताइए कि जो उन्होंने उपदेश दिया था वो किनके शासन काल में। तो ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, या ऑप्शन डी उदय। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महावीर एवं बुद्ध जो थे वो दोनों जो उपदेश दिया था वो बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्होंने उपदेश कब दिया था, तो 558 ईसा पूर्व से लेकर 491। ठीक है, तो उनका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि महात्मा जो बुद्ध थे और महावीर स्वामी जो थे उन्होंने कब दिया। तो ये याद रखिएगा 558 से लेकर 491 ईसा पूर्व इनका शासन काल था बिंबिसार का। और बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के जो थे वो अनुयायी थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो बताइए कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 209, ऑप्शन सी अनुच्छेद 230, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 207। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 214।
और गाइज एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 214 में ही कहा गया है कि प्रत्येक न्यायाधीश जो है, जितने भी न्यायाधीश हैं, वो 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। ये अनुच्छेद 214 में कहा गया। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्रत्येक न्यायाधीश को कितने वर्ष तक या फिर 62 वर्ष तक जो पद धारण करने की है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 214 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो कौन सा देश है। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी रूस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो हमारा चीन है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूर्योदय होते समय व डूबते समय, ठीक है, लाल क्यों दिखाई देता है। तो बताइए कि सूर्योदय जो जब होता है और जब डूबता है तो उस टाइम लाल दिखाई देता है। तो डूबने टाइम तो प्रॉपर आपको लाल दिखाई देता है, बट जब वो सूर्योदय होता है उस टाइम आपको हल्की सी बहुत डिम जो है वो रेड कलर का दिखता है। तो बताइए वो किसके कारण दिखता है। तो ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी विकिरण के कारण, ऑप्शन सी धूल के कारण या ऑप्शन डी जलवाष्प के कारण। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकीर्णन के कारण जो है वो सूर्योदय होते समय और डूबते समय जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। मतलब यह प्राप्त की जाती है या प्राप्त होता है, सेम बात है। तो बताइए कि एल्युमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी मोनानाइट, ऑप्शन सी थोरियम या ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो गाइस बहुत लोगों को लगता है कि एल्युमिनियम जिस खनिज से प्राप्त किया जाता है वो एंथ्रासाइट है, जो कि ये रॉन्ग आंसर है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एल्युमिनियम जिस खनिज से प्राप्त की जाती है इसका करेक्ट आंसर होगा बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है। तो ऑप्शन ए पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी उत्तर भारत में या ऑप्शन डी पूर्व भारत में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम भारत में जो है विद्युत उत्पादन क्षमता जो है सर्वाधिक स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि प्रथम भारतीय साम्राज्य, ठीक है, भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी हर्षवर्धन द्वारा या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वो स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर, ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर जो आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखता है। तो ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला या ऑप्शन डी पीला। तो गाइस अत्यधिक जो ऊंचाई पर जो आकाश जो वायुयान में सफर करता है तो उसका रंग कैसा दिखता है। मैं तो नहीं गई हूँ कभी, आप लोग गए तो प्लीज बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मैं इसको वीवीआई कर रही हूँ गाइस। तो बताइए ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी सिक्किम। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में जो है वो हमारा भरतपुर पक्षी अभयारण्य है। लेकिन पहले इसे जाना जाता था, लेकिन अभी इसे केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो घाव को भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा विटामिन। तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में है ये, जो कि आपको सी की तरह दिख रहा है। तो जो घाव भरने में जो सहायक होते हैं वो हमारे विटामिन सी होते हैं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, ये विटामिन सी जो होता है, जो मतलब कि ये तनाव को कम करने के लिए, ये घाव को बढ़ने में, ये सब सारी चीजों में जो है विटामिन सी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रिकेटस रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रिकेटस जो होता है वो विटामिन की कमी के कारण होता है, बट कौन से विटामिन के कारण। तो ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी के कारण जो है वो, उसकी कमी के कारण जो है वो रिकेटस रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक बाल्टी है। ठीक है, मैंने एक बाल्टी का फोटो लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको बताऊंगी कि यहाँ पे जो है अगर आप ऊपर से देखेंगे इस तरीके से, तो आपको जो पानी का गहराई है बस वो यहीं तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जहाँ पे रेड कलर से सर्कल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है वो लास्टली पानी का गहराई दिख रहा है, क्योंकि उसका जो नीचे का परत है वो आपको वहां तक दिख रही है। लेकिन अगर इसी परत को हम यहाँ से यहाँ तक अगर लाएंगे तो ये सेम यहीं तक आएगा। ठीक है, जहां से मैं इसको सर्कल कर रही हूँ ये आपको यहाँ तक, बट इसका अगर आप नीचे से इधर से देखेंगे तो इसका गहराई तो इतना भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना जो बचा हुआ है तो इसमें कम दिखता है। जब हम पानी को भर देते हैं बाल्टी में तो ये कम दिखता है इसका गहराई। तो इसका रीजन क्या है। तो ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अपवर्तन के कारण जो है वो पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो है वो कम दिखाई पड़ती है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के नहीं। इनफैक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर उठा के देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा एंड रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिए एंड सेकेंड टाइम नोट जरूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद का किला जो है वो बनवाया है। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये है हमारा इलाहाबाद का किला। और जिन लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये है उनकी तस्वीर जिन्होंने बनाया। तो बताइए ये किस शासक का जो है ये तस्वीर आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये किस शासक का है। तो ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी अकबर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है अकबर। ठीक है, अकबर ने जो है वो इलाहाबाद का किला बनवाया। और अगर पूछे कि अकबर ने इलाहाबाद का किला जो है वो कब बनवाया, तो ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने इलाहाबाद का किला जो है वो 1583 में, यानी कि 1583 में जो है इन्होंने इलाहाबाद का किला बनवाया। तो ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, और कब बनवाया, तो 1583 में, यानी 1583 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बताइए कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि हरिजन भारतीय संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1932 में जो है, जब हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तब जो है हमारा हरिजन भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस लिए मशहूर है। ठीक है, तो फिगर में तो पिक्चर देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए, ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी पक्षी, या ऑप्शन डी बाघ। तो गाइस, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा मशहूर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है गाइस, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, क्योंकि राज्य से रिलेटेड तो क्वेश्चन उद्यान से रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें तो राज्य पूछता ही पूछता है। तो याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस वो हमारा मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और किस लिए वो प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए, बाघ का भंडार है यहाँ पे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है। तो बताइए, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, या ऑप्शन डी टेक्सोनॉमी। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। और संस्थान से रिलेटेड तो एक प्रश्न रहता ही है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में अभी जितने भी मैं CHSL का लाती हूँ उसमें ये संस्थान से रिलेटेड प्रश्न रहता ही है। जैसे चावल का संस्थान कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी नासिक। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भोपाल। और जानते हैं भोपाल कहाँ है, ये भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं जरूरी नहीं आपसे भोपाल ही ऑप्शन मिले, मध्य प्रदेश भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है वो हमारा मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो स्थित है। और ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइज 1988। इसको प्लीज गाइज नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सारी चीजों को क्लियर कर रही हूँ, इसकी स्थापना हर छोटी पॉइंट को इसको कवर कर रही हूँ, तो गाइज प्लीज नोट जरूर बनाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो खींची जाती है। ठीक है, तो किन के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन बी एशिया से होकर, या ऑप्शन सी अफ्रीका से होकर, या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर से होकर। तो गाइस, ये जो लाइन खींची जाती है वो प्रशांत महासागर से होकर जो है ये लाइन खींची जाती है, आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो ये जो लाइन जो खींची गई है ये प्रशांत महासागर से होकर जो है वो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो खींची जाती है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग जितने भी लोग सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे कि किसी को ऑस्कर मिलता है, किसी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, किसी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। तो बताइए कि जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए फिल्म से, ऑप्शन बी खेल से, ऑप्शन सी समाचार सेवा से, या ऑप्शन डी पत्रकारिता से। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो फिल्म से ये संबंधित है, हमारा ऑस्कर पुरस्कार जो है वो हमारा फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, और एक प्रश्न और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 1929 में जो है इसका जो है वो शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1929। ये सबको गाइस नोट करते जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डेट याद रखना तो बहुत टफ होता है। तो प्लीज इसके साथ डेट याद करते जाइए, ताकि आप जब रिवीजन करें तो चीजें क्लियर होती चली जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो बताइए, हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी दैमाबाद से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, या ऑप्शन डी बनवाली से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो तांबे का रथ है वो हड़प्पा काल के जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो दैमाबाद के स्थान से प्राप्त हुआ था। तो ये याद रखिएगा, तांबे का रथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हर सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है। तो ये सब चीजों को मैं इसीलिए कह रही हूँ कि नोट करते जाइएगा इस प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन जो है स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बताइए कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है वो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री जो है कांस्य की मूर्ति, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं ये नृत्य वाली मूर्ति है। तो बताइए कि ये जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन ए बनवाली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, या ऑप्शन डी हड़प्पा। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो से जो है वो नित्य मुद्रा वाली स्त्री जो कांस्य की मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। और याद रखिएगा, सबसे विशाल जो अन्ना स्नानागार है वो हमारा मोहनजोदड़ो में है, और सबसे विशाल जो अन्नागार है वो हमारा हड़प्पा में है। तो ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज को आप क्लियर आउट हमेशा रखिएगा कि जब भी स्नानागार की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो से है, और जब भी अन्नागार की बात करें तो वो हड़प्पा से है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत विशाल है, और बहुत सारे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा गया, लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं स्नानागार और अन्नागार में। अन्नागार जहाँ अन्न रखा जाता है, और स्नानागार जहाँ नहाया जाता था, वो तो जहाँ नहाया जाता था वो मोहनजोदड़ो में यानी स्नाना, और जो अन्ना यानी अन्न से जो रिलेटेड है वो हड़प्पा में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वो किस प्रकार का था। तो बताइए कि इस हड़प्पा का जो संपूर्ण आकार था वो किस प्रकार का था। तो ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, या ऑप्शन डी गोलाकार। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, त्रिभुजाकार। ठीक है, तो त्रिभुज के आकार का जो था ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण जो क्षेत्र था वो त्रिभुज के आकार का था, यानी कि ट्रायंगल शेप का था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा, पर जिनको पता नहीं है उनको बता दूं कि ये त्रिभुज के आकार का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी झील है। तो बताइए कि सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी है। तो ऑप्शन ए लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लेक विक्टोरिया, या ऑप्शन डी लेक बैकाल। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो हमारा है कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये है हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर का जो ये दिख रहा है, ये हमारा है कैस्पियन सागर। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये हमारा है कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संविधान के, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, यहाँ पे बाध्य पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य, मतलब उनको मानना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो बताइए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 101, ऑप्शन सी अनुच्छेद 86, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 74 जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो बाध्य होते हैं, अनुच्छेद 74 में है ये कहा गया। और गैस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बाध्य क्यों होते हैं, क्योंकि ये मंत्री परिषद जो होते हैं वो एक निर्वाचित कार्यकारिणी होते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये जिसे है ना विधायिका में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, इसीलिए ये जो है बाध्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति जो है इनकी सलाह मानने के लिए जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं ये बाध्य होते हैं, क्योंकि जो विधायिका में इनका बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है इस वजह से। ठीक है, तो जहां बहुमत वहीं जीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सी झील है जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो अभी मैंने सबसे बड़ी झील के बारे में बात की थी, जो दुनिया की बात की थी, भारत की नहीं। और यहाँ पे भी पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए अरल सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी बैकाल झील, या ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बैकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि बैकाल झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये रूस रूस में जो है साइबेरिया इलाका जो है वहां ये हमारा बैकाल झील स्थित है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइज, और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो बताइए किसको एंटी इन्फेक्शन कहते हैं, कौन सी। ऑप्शन ए विटामिन ए को, ऑप्शन बी विटामिन डी को, ऑप्शन सी विटामिन बी को, या ऑप्शन डी विटामिन सी को। तो गैस एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो कहते हैं वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, यानी विटामिन ए को जो है वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट रखिएगा गाइस, ये जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। तो अगर आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा, नोट करते जाइएगा। विटामिन ए का जो है रेटिनॉल है, क्योंकि जो है रासायनिक नेम जो है वो पूछता ही रहता है गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है गाइस। तो इसमें जो है थोड़ा सही से नहीं लिख पा रही हूँ गाइस, तो आप लोग प्लीज जरूर लिखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगर आपसे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम। विटामिन बी का नाम अगर है तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आप बात करें विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रासायनिक नाम जो है वो पूछता ही रहता है। कभी कभी आपको क्या करेगा, 4 ए बी सी डी करके विटामिन ए बी सी डी करके दे देगा, और 3 करेक्ट आंसर देगा, एक गलत देगा कि कौन सा जो वो मैच नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता ही है गाइस, तो प्लीज ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज हम अब आ गए हैं सबसे आखिरी प्रश्न में। होपफुली गाइज अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कितने ज्यादा आप सॉल्व किए हैं और आपका करेक्ट आंसर हुआ है। अगर आपको इस लेवल पे क्वेश्चन और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनफैक्ट आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज गाइज प्लीज। तो चलिए आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो पंचायत स्तर पे वो कौन करता है। तो ऑप्शन ए पंचायत सेवक, ऑप्शन बी ग्राम मुखिया, ऑप्शन सी सरपंच, या ऑप्शन डी पंचायत समिति। तो बहुत लोगों को लगता है कि पंचायत समिति करते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पंचायत सेवक। ठीक है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो पंचायत सेवक करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये याद रखिएगा गाइस कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ही पंचायती राज की स्थापना की गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय का दिया था। तो ये याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो हुई थी वो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंचायती राज से रिलेटेड भी प्रश्न अच्छे खासे रहते हैं एग्जाम में। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, एंड वीडियो पे आप कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।